सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। और आज हम लीगल सोसाइटी इंडिया में करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 6 जो कि है अपीलेट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। तो चैप्टर 6 क्या बोलता है आपका, देखते हैं। सेक्शन 25 Appellate Tribunal. The Appellate Tribunal constituted under subsection 1 of section 12 of Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Forfeiture of Property Act 1976 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeal against the orders of adjudicating authority and the other authorities under this act. तो आपका यहाँ पे जो Appellate Tribunal constitute किया गया है, ठीक है, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में, किसके? स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 का एक्ट है। वो ही अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कोई भी अगर अपील आती है। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की, अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। सबसेक्शन 1 बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 3 द डायरेक्टर और एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट मे प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो चाहे डायरेक्टर भी हो सकते हैं या कोई भी आदमी हो सकता है जो अग्रीव्ड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से, वो प्रेफर क्या करेगा? अपील प्रेफर करेगा। कहाँ? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। सबसेक्शन 2 बोलता है any reporting entity aggrieved by any order of director under subsection 2 of section 13 may prefer an appeal to the appellate tribunal। तो कोई भी रिपोर्टिंग अथॉरिटी हो, एंटिटी हो, जो अग्रीव्ड है किसके ऑर्डर से? डायरेक्टर के ऑर्डर से, सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सेक्शन 13 में, वो प्रेफर कर सकती है अपील। कहाँ? अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अब बोलता है सबसेक्शन 3 में एवरी अपील प्रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज। तो कोई भी आपका अथॉरिटी हो, यहाँ पे कोई भी आपकी अपील, जो भी आपकी अपील आ रही है जो कि प्रेफर की गई है ऊपर दिए हुए 2 सबसेक्शंस में, वो फाइल की जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉपी ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल और डायरेक्टर इज रिसीव्ड। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जिस दिन से आपका मैटर स्टार्ट हुआ, जिस दिन से आपका डिसीजन आ गया, उस दिन से आपको मौका मिल जाता है फाइल करने का अपील। और वो दिन कितने होते हैं? 45 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और डायरेक्टर इज रिसीव्ड एंड इट शैल बी इन सच फॉर्म एंड बी अकम्पनीड बाय एनी सच फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड entertain an appeal after expiry of the said period of 45 days if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो है जो कह रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है आपको कंडोन कर देगा डिले। 45 दिन का पीरियड जो है ना, अगर आप उसके बियॉन्ड भी चले जाएं तो उसे कंडोन कर देगा, आपको अलाउ कर देगा, एंटरटेन कर लेगा। बेशक 45 डेज ख़त्म हो चुके हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है कि सफिशिएंट कॉज था, अगर वो सेटिस्फाइड है कि दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन पीरियड। तो 45 दिन के अंदर नहीं फाइल कर पाए आप, सफिशिएंट कॉज दिख रहा है, कंडोन कर देगा, अलाउ कर देगा 45 दिन के बाद भी। सबसेक्शन 4 में बोलता है ऑन रिसीट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 द अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील an opportunity of being heard pass such order thereon as it thinks fit, confirming, modifying और setting aside the orders appealed against। तो यहाँ पर क्या है आपका, एक बार रिसीव हुई अपील सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देने के बाद, मतलब सुनने के बाद, ऐसे ऑर्डर्स पास करेगा जो उसको ठीक लगे। Appellate Tribunal shall send a copy of every order made to it to the parties to the appeal and to the concerned adjudicating authority or director as the case may be। तो अपील एक बार अगर हो जाती है तो ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ये कॉपी देती है किसको? कंसर्न एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को या डायरेक्टर को, एज द केस में भी, जो भी ऑर्डर कर रही है। उसके बाद सबसेक्शन 6 में बोलता है द अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी डेल्ट विद by it as expeditiously as possible and endeavor shall be made by it to dispose of the appeal within 6 months from the date of filing an appeal। तो 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से अपील फाइल हुई, 6 महीने के अंदर अंदर उस अपील को निपटाना है। ठीक है, खत्म करना है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कोशिश करेगा 6 मंथ्स के अंदर अंदर मैटर को निपट जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी खत्म हो। अब आते हैं सीधा सेक्शन 35 के ऊपर, क्योंकि बीच के सारे सेक्शंस आपके ओमिटेड थे।
बोलता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने खुद के प्रोसीजर को तो रेगुलेट कर ही सकता है, सीपीसी के प्रावधानों से बाध्य नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है शैल नॉट बी बाउंड बाय सीपीसी, क्लियर। पर नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत तो फॉलो करना ही पड़ेगा। नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल हमें पता है, ऑडी अल्ट्रम पैट्रम, कि भाई सबके पास अधिकार होना चाहिए सुनवाई का, फिर आपका नोटिस होना चाहिए हर पार्टी को, ठीक है, कि भाई सामने वाले को पता तो हो कि उसके खिलाफ कुछ चल भी रहा है, और सब में आखिरी होता है कि नोबडी शैल बी जज इन देयर ओन कॉज। तो ये 3 ही सिद्धांत है नेचुरल जस्टिस के, उनको फॉलो अप करना है। सब सेक्शन 2 में बोलता है अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 व्हाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। तो जो भी आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके पास शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, किस पर्पस के लिए? डिस्चार्ज करने के लिए अपने फंक्शंस को इस एक्ट के अंतर्गत, शैल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी। तो सेम पावर होगी जो होती है एक सिविल कोर्ट के पास सीपीसी में। अब वो जो सीपीसी की ताकतें हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल किन किन केसेस में यूज कर रहा है, जहां पे से समन करना हो, इन्फोर्स कराना हो अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, या एग्जामिन करना है किसी को ओथ पर, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात हो, या डिस्कवरी की बात हो, या रिक्वायरिंग हो डिस्कवरी या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर एविडेंस ऑन एफिडेविट लेना होता है तो भी भैया सीपीसी की ताकतें लगेंगी। फिर बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office। तो किसी भी ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाना हो, देखो भैया कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आपके सीक्रेट होते हैं, ठीक है, जो स्टेट के सीक्रेट्स होते हैं उनको नहीं मंगा सकते। अब ऑब्वियसली इन प्रावधानों को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, कि भैया कोई क्या कहते हैं यूनियन के अफेयर से रिलेटेड ना हो, सभी डॉक्यूमेंट को मंगवाया जा सकता है। फिर इशूइंग कमीशनिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, कमीशन इशू करना हो, रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस, रिव्यू की ताकत भी है इसके पास, डिसमिसिंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफॉल्ट एंड डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे भी डिसाइड कर सकता है। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास बाय इट एक्स पार्टे, सेट असाइड कर देगा कोई भी ऑर्डर जो भी डिसमिसल इसने दिया था। मतलब मान लो अगर कोई डिसमिसल के ऑर्डर्स निकाल दिए थे क्योंकि अगले ने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, या कोई ऑर्डर एक्स पार्टे निकाल दिए थे, उनको सेट असाइड करने की भी ताकत है इसके पास। और अंत में एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा मैटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। फिर बोलता है सब सेक्शन 3 में एन ऑर्डर मेड बाय सिविल अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट शैल बी एग्जीक्यूटेबल बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड फॉर दिस पर्पस द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। तो सभी ताकतें होंगी, ऑल पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट शैल बी देयर। तो बोल रहा है यहाँ पे क्लियर रखेंगे, एक ऑर्डर जो कि किया जाए अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा इस एक्ट में शैल बी एग्जीक्यूटेबल बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल एज डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। तो जो भी ऑर्डर्स निकल गए भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल के, वो सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर की पावर रखते हैं, ठीक है। Notwithstanding anything contained in subsection 3, appellate tribunal may transmit any order made by it to a civil court having local jurisdiction, and such civil court shall execute the order as if it were a decree made by that court। तो भाई कोई भी अगर ऑर्डर दिए जाएं अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3, सेक्शन 3 में चाहे आप कुछ भी दे रखा हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है कोई भी ऑर्डर, ठीक है, किसको? सिविल कोर्ट को भेज सकता है जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन है, और ऐसा सिविल कोर्ट इन ऑर्डर्स को उस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय अ कोर्ट। तो मतलब सिविल कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को एक कोर्ट की तरह मानते हुए उसके ऑर्डर्स को डिक्री की तरह एग्जीक्यूट कर देगा। सब सेक्शन 5 में बोलता है ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं साहब, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के 193 और 228 के कंटेक्स्ट में अगर बात करें। एंड द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल डीम टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो 345 और 346 के संदर्भ में सीआरपीसी के ये क्या होगा? एक सिविल कोर्ट कहलाएगा। सेक्शन 36 देखते हैं, बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग्स बेंचेस। अब डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? बिजनेस बेंचेस के बीच में। तो वेयर एनी बेंच
are constituted, the chairman may from time to time by notification make provision as to distribution of business of the appellate tribunal amongst the benches and also provide for the matter which may be dealt with each bench. तो जहाँ पर benches हैं multiple, तो जो chairman है ट्रिब्यूनल का, appellate tribunal का, वो इन बेंचों के बीच में काम सौंपेगा, मतलब इन बेंचों को काम वही सौंपा करेगा. पावर ऑफ चेयरमैन देखते हैं सेक्शन 37 में, टू ट्रांसफर केस. तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज he may desire to be heard or on his own motion without such notice, the chairman may transfer any case pending before one bench for disposal to another bench. तो भाई पावर है ट्रांसफर करने की, ठीक है, आफ्टर नोटिस टू पार्टीज, और उनको हेयर करने के बाद लग रहा है, या अपने खुद के मोशन में विदाउट सच नोटिस, तो सुओ मोटो भी भेज सकता है या सुनने के बाद भी भेज सकता है कहीं भी. सेक्शन 38 में बोलता है डिसीजन टू बी बाय मेजॉरिटी. तो क्या बोलता है, इफ द मेंबर ऑफ द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ टू मेंबर्स डिफर इन ओपिनियन on any point, they shall state the point or points on which they differ and make a reference to the chairman, who shall either hear the point or points himself or refer the case for hearing on such point or point to by third member of the appellate tribunal, and such point or point shall be decided according to the opinion of the majority of the members of appellate tribunal who have heard the case, including those who first heard it. तो देखो डिसीजन जो होगा वो मेजॉरिटी से होगा. इसमें बोल रहा है कि भैया मान लो दो बेंच के मेंबर हैं, उनके बीच में किसी कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद या तो चेयरमैन को भेज देंगे, तो चेयरमैन डिसाइड कर देगा उन पॉइंट्स को, ठीक है, कि कौन कौन सा पॉइंट है जिस पे डिफर कर रहा है, जिसके फेवर में देगा उसकी बात मानी जाएगी उन पॉइंट्स पे. उसी तरह चाहे तो वो किसी थर्ड मेंबर को भी भेज सकता है ये चेयरमैन, ठीक है, किसी और को डेलीगेट कर सकता है, और फिर इस थर्ड मेंबर की बात को मेजरली माना जाएगा उन पॉइंट्स पे. तो मान लेते हैं कि अगर कोई जज ए है और बी है और पॉइंट नंबर 1 पे दोनों के बीच में ट्रिफल है, और मान लीजिए आप ही हैं जो थर्ड मेंबर हैं, आप पॉइंट नंबर 1 में ए की साइड जाना चाह रहे हैं, तो भैया फिर वो चीज़ ठीक हो गई. पॉइंट नंबर 2 में आपको लगता है नहीं बी जज ठीक कह रहा था, तो फिर बी की तरफ चले जाओ. पॉइंट नंबर 3 में आपको लग रहा है नहीं ए जज अब वापस सही है, तो पॉइंट नंबर 3 ए की तरफ हो जाएगा. ऐसे डिसीजन होगा, ठीक है, तो पॉइंट वाइज चलेगा. तभी मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया कि पॉइंट और पॉइंट्स हिमसेल्फ सारे पॉइंट्स को सुनेगा और उसके बाद पॉइंट वाइज डिसीजन चलेगा कि भाई किसकी साइड जाना है, कौन से पॉइंट को हमने लेना है, कौन से पॉइंट को नहीं लेना, वो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा. सेक्शन 39 पे आते हैं. राइट ऑफ अपीलेट टू टेक असिस्टेंस ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर. तो अपीलेट के पास अधिकार है असिस्टेंस ले ले वो किसी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, एंड ऑफ द गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर. गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर लगा देगा कोई. तो अ पर्सन प्रेफरिंग एन अपील टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट में आइदर अपीयर इन पर्सन और टेक असिस्टेंस ऑफ एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज चॉइस टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल. ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि भैया ऑथराइज्ड पर्सन की असिस्टेंस ले सकता है जो भी आदमी अपील लगा रहा है, ठीक है. For the purpose of this subsection, the expression authorized representative shall have the same meaning as assigned to it under subsection 2 of section 228 of Income Tax Act 1961. तो Income Tax Act 1961 में जो authorized representative की definition है इस particular section और subsection के अंतर्गत वो ही इधर भी लागू होगी. कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर may authorize one or more authorized representative or any of its officer to act as presenting officer, and every person so authorized may present the case within respect टू एनी अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल. अब गवर्नमेंट या डायरेक्टर की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर की तरफ से एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट नियुक्त कर दिया जाएगा जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे खड़ा होगा अगर कोई मैटर आता है तो. अपॉइंट करने की ताकत है ऑफकोर्स. सेक्शन 40 बोलता है मेंबर्स एक्सेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट्स. तो क्या बोलता है, चेयरमैन, members and other officers and employees of the appellate tribunal, the adjudicating authority, director and the officer subordinate to him shall deem to be a public servant within the meaning of section 21 of IPC. तो ये सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट है साहब, चाहे चेयरमैन हो, मेंबर हो, कोई भी ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो अपीलेट ट्रिब्यूनल का, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर, ऑफिसर सबऑर्डिनेट्स, सारे के सारे पब्लिक सर्वेंट है. Civil court not to have jurisdiction. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the director or an adjudicating authority or the appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted. कोई injunction भी grant नहीं होगा.
shall be granted by any court or authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act। तो भैया देख लो, कोई सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी एंटरटेन करने की प्रोसीडिंग्स को जो डायरेक्टर के आगे चलती है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे चलती है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे चलती है, ठीक है। साथ ही साथ कोई इंजंक्शन भी नहीं दे सकता कोई कोर्ट जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उनके कंटेक्स्ट में। सेक्शन 42 में बोलता है अपील टू हाई कोर्ट। तो एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइजिंग फ्रॉम सच ऑर्डर। अब देख लो साहब, आपको पहले दिखा 45 दिन के अंतर्गत आप जा रहे थे अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। जो भी आपको अग्रीविड थी, जो भी आपको अग्रीव्ड वो था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से आप आए थे अपीलेट ट्रिब्यूनल में 45 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, डिसीजन आ गया था जब। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट जा रहे हो 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रखना। प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील। प्रोवाइडेड दैट हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट अपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ रहा हूं मैं, अपीलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग एन अपील विद इन द सेट पीरियड अलाउ इट टू बी फाइल्ड विद इन अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 days। अब देखो भाई, जहां पर सामने वाला 60 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं किया कर पाया था, तो हाई कोर्ट क्या है, अलाउ कर सकता है अपीलेंट को फर्दर 60 दिन दे देगा। तो एक लिमिटेशन हो गया आपका टोटल मिला के, मतलब कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अनलिमिटेड टाइम की नहीं है, कंडोन कर रहा है फर्दर 60 days। तो पहले तो आपके पास 2 महीने हैं ही फाइल करने के लिए, केस हारने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट जाने के 2 महीने हैं, उसके बाद हाई कोर्ट 2 महीने और दे सकता है, मतलब टोटल मिला के 4 महीने हैं आपके पास, उसके बियॉन्ड नहीं जा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हाई कोर्ट मीन्स, अब इस सेक्शन के पर्पस के लिए हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है, तो हाई कोर्ट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच द अग्रीव्ड पार्टी ऑर्डिनरली रिजाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली गेन्स फॉर वर्क। तो कौन सा हाई कोर्ट, वहां पे जहां पे ऑर्डिनरली रिजाइड करना है या पर्सनली गेन फॉर वर्क है, ठीक है। दूसरा, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच द रिस्पोंडेंट और in a case where there are more than one respondent, any of the respondent ordinarily resides or carrying on business or personally gains work for gains। तो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक अग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही केस फाइल कर रही है मतलब अग्रीव्ड पार्टी है, तो हाई कोर्ट क्या होगा, हाई कोर्ट विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अपीलेट है तो फिर क्या होगा, रिस्पोंडेंट जो होगा उसकी हाई कोर्ट में जाएगी, या एक से ज़्यादा रिस्पोंडेंट है तो एनी रिस्पोंडेंट्स, कोई भी रिस्पोंडेंट हो सकता है। तो मान लो अगर एक मध्य प्रदेश में रहता है, एक दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर दो या एमपी हाई कोर्ट में फाइल कर दो, कहीं भी फाइल कर सकते हो, या जहाँ पे ऑर्डिनरली रिजाइड हो, कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली गेन्स फॉर वर्क। तो गाइस, इसी के साथ हमने अपना सेक्शन 42 भी कंप्लीट कर लिया है। हम अपने अगले पार्ट में चैप्टर 7 शुरू करेंगे जो कि स्पेशल कोर्ट्स होगा, ठीक है, और सेक्शन शुरू होगा 43। तब तक के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जब तक हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है तब तक कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।